हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का एमआरएस अकाउंटेंट टियर 2 का एग्जाम होने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन आप लोग की चल रही होगी। अब बहुत कम टाइम रह गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करिए और ज़्यादा ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करिए उनको, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। तो इसके लिए जो आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चंस मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ। एमआरएस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाया है, तो आप एक बार उसको ज़रूर से देख लीजिएगा वीडियो को। आपको आइडिया लगेगा कि अगर कोई टॉपिक आपका मिस हो गया है तो आप उसको कवर कर लीजिए। आज की वीडियो में हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये भी अकाउंटेंट का एक पेपर ही है प्रीवियस ईयर का, जो कि आप लोग के बिहार में आया था अकाउंटेंट का। वो पेपर आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग उसको सॉल्व करिए मेरे साथ और ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, क्योंकि एक ऐसा पेपर है जो ऑलरेडी आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं और आपको उनको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डीड विद अमेंडमेंट्स देयर टू द कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग शैल बी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित बोर्ड मीटिंग की कार्य साधक संख्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें कोरम यानी कि कितने कम से कम मिनिमम होने ही चाहिए मेंबर्स उस बोर्ड मीटिंग को होने के लिए। यहाँ पर आपका दे रखे हैं, वन हाफ ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ आर टू डायरेक्टर्स whichever इज हायर। इसकी कुल क्षमता या दो निर्देशकों में से आधी जो भी अधिक हो। वन हाफ ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और थ्री डायरेक्टर्स whichever इज हायर। इसकी कुल क्षमता या तीन निर्देशकों में से आधी जो भी अधिक हो। वन फोर्थ ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और टू डायरेक्टर्स whichever इज हायर। इसकी कुल क्षमता या तो निर्देशकों में से एक चौथाई जो भी अधिक हो, या फिर वन थर्ड ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और टू डायरेक्टर्स whichever इज हायर। इसकी कुल क्षमता या दो निर्देशकों में से एक तिहाई जो भी अधिक हो। तो यहाँ पर फोरम जो होता है किसी कंपनी के लिए कितना होना चाहिए कि उसकी बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग हो सके, वो आपका हो जाता है कि वन थर्ड ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और टू डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज हायर। कम से कम मिनिमम दो होने ही चाहिए, या फिर उसकी जो कुल स्ट्रेंथ है यानी टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उसका वन थर्ड होना ही चाहिए, तभी आप जो कंपनी है वो अपनी बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करा सकती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if creditor's balance was rupees 10,000 on 1st Jan 2017, ending balance of creditor was rupees 25,000 on 31st December 2017 and a payment of rupees 12,000 was made to creditors, which of the following is the amount of purchases made during the year। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो 1 जनवरी का मीन्स ये है कि ओपनिंग बैलेंस जो था वो 10,000 का था, और 31st दिसंबर का मीन्स क्या है, क्लोजिंग बैलेंस की बात की जा रही क्रेडिटर्स की, वो कितना था, 25,000 का था। अब आपसे कह रहा है कि क्रेडिटर को पेमेंट भी किया गया है 12,000 का। अब आपसे पूछ रहा है कि वर्ष के निम्नलिखित में से कौन वर्ष की खरीद राशि क्या है, यानी कि परचेजेस कितना है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको बेसिकली ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, पेमेंट पता है। आपको क्या सिंपल से बनाना है, अकाउंट बनाना है। नहीं भी अकाउंट बनाना तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, इसको निकालने का तरीका बहुत ही इजी सा है। ये फॉर्मूला आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। परचेज इज इक्वल टू क्या होता है, एंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस पेमेंट मेड माइनस बिगनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। सिंपल सा। अब आपकी सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है और आपको क्या निकालना है, खरीद की राशि ही निकालना है। तो कैसे करेंगे, परचेजेस यहाँ पर निकालना है, इज इक्वल टू क्या होगा, एंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। कितना था एंडिंग बैलेंस, 25,000 का था। और उसके बाद यहाँ पर उसमें हमको क्या ऐड करना है, जो कि हमने पेमेंट किया था, कितना किया था, 12,000 का हमने पेमेंट किया था, उसको हम ऐड कर लेंगे। और माइनस कितना हो जाएगा, बिगनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। स्टार्टिंग में कितना बैलेंस था, 10,000 का था। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 37,000 आ जाएगा हमारा। और माइनस कर देंगे उसमें से 10,000 तो कितना आ जाएगा, 27,000। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि कितना परचेजेस में आएगा, परचेज हमारा आ जाएगा 27,000 का। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। ये एक रियल पेपर ही है जो आप देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और भी आप लोग के जैसे यूपीएससी के पेपर हैं,
वो भी आप लोग अगर कमेंट करिए तो मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूँगी, जिससे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँगे। और कई बार ऐसा होता है कि अलग-अलग जो पेपर्स हुए होते हैं, वो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। सेम एज़ इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, न्यूमेरिकल रिपीट हो जाते हैं। For a manufacturer, the taxable event for goods and services tax to be attracted is एक उत्पादक के लिए वस्तु और सेवा कर के लिए कर योग्य प्रसंग को आकर्षित किया जाता है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स माल की खपत द्वारा, सप्लाई ऑफ गुड्स माल की आपूर्ति द्वारा, रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर फॉर गुड्स माल के लिए आदेश की प्राप्ति द्वारा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स माल के उत्पादन द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्पादक यानी कि जो एक मैन्युफैक्चरर होता है, जीएसटी की यहाँ पर बात की जा रही है, के लिए कर योग प्रसंग को यानी कि जब टैक्सेबल इवेंट जो होता है वो कब का होता है, किस टाइम पर उसको टैक्सेबल होता है जीएसटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स माल की आपूर्ति द्वारा। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि जब माल की आपूर्ति की जा रही होती है, सप्लाई किया जा रहा होता है उस टाइम पर। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसके बारे में। In the context of goods and services tax, the taxable event that attracts GST is the supply of goods. This means whenever goods are provided or transferred from one party to another in the course of furtherance of business, it continues a supply under GST. Overall, any transaction involving the supply of goods, whether the for consideration or not, it generally subject to GST in India. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर क्या है कि माल की आपूर्ति से यानी सप्लाई से जुड़ा कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, चाहे वो आगे उसमें कंसिडरेशन हो रहा हो या नहीं हो रहा है, वो जीएसटी के लिए माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, पेंशन अर्न बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द ईयर इज चार्ज अंडर विच हेड ऑफ इनकम। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा साल भर में अर्जित पेंशन को आय के किस शीर्ष के तहत विभाजित किया जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो पेंशन होती है वो किस हेड में जाती है। आपको पता है इनकम के 5 हेड होते हैं, तो उन पांचों में हेड में से किस हेड में जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम सैलरीज, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब एक कौन सा रह गया जो इसमें नहीं था, कौन सा हेड है, वो कैपिटल गेन हो जाएगा जो कि आपका 5th है। बाकी ये 4 लिखे हुए हैं और एक हेड और है, वो आपका कैपिटल गेन हो जाता है। अब ये पेंशन जो है, पेंशन को हम कहाँ दिखाते हैं, ये पेंशन जाती है इनकम फ्रॉम सैलरी में। जो पेंशन होती है उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में दिखाते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डेबिट बैलेंस इन अ बैंक पासबुक इंडिकेट। बैंक पासबुक में डेबिट बैलेंस क्या इंगित करता है, एक्सेस बैलेंस को, कैश एंड बैंक बैलेंस को, बैंक बैलेंस को या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट को। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो बैंक की पासबुक होती है उसमें अगर डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो वो किस चीज को शो करता है। तो यहाँ पर बैंक की जो पासबुक होती है उसमें जो डेबिट बैलेंस होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट को दिखाता है। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये हो जाता है ओडी, जिसे शॉर्ट में कभी कभी ओडी लिखा होता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, उसका मतलब ओवरड्राफ्ट होता है। मीन्स कहने का ये कि आपके अमाउंट जितना जमा था आपके अकाउंट में उससे ज्यादा धनराशि क्या है आपने निकाली है। कभी कभी सब सारे अकाउंट्स को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, सब अकाउंट होल्डर को जो करेंट अकाउंट जिनका होता है उनको ये फैसिलिटी दी जाती है कि उनके अकाउंट में जितना है अमाउंट वो उससे ज्यादा निकाल सकते हैं। उसका कभी कभी बैंक जो होता है वो इंटरेस्ट लेता है, चार्ज करता है आपसे। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि बैंक पासबुक में डेबिट बैलेंस इंगित करता है कि खाता धारक ने खाते में उपलब्ध शेष राशि से अधिक धनराशि निकाला है, या ओवरड्राफ्ट या नकारात्मक शेष का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड कॉस्ट इज द टोटल ऑफ, उपरिव्यय किसका कुल योग है। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ गुड्स इन मार्केट का, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो ओवरहेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किससे रिलेटेड हो जाता है। तो ओवरहेड की जब भी बात होगी उसमें सारे ही जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आ जाते हैं। जितने डायरेक्ट होते हैं वो सब प्राइम कॉस्ट में जाते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं वो सब उपरिव्यय कहलाते हैं, ओवरहेड कहलाते हैं। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per Companies Act 2013, read with amendments thereto, for a public limited company, how many maximum member of shareholders are allowed? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के लिए शेयरधारकों को अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति होती है। मेंबर ऑफ 50, 200, मेंबर ऑफ 100 या फिर अनलिमिटेड। तो जब भी पब्लिक कंपनी की बात की जाएगी वहां पर मिनिमम की तो लिमिट होती है कि मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम हो जाते हैं 7 होने चाहिए। मैक्सिमम की नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो वहां पर
अगर प्राइवेट की हम बात कर रहे हैं तो मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने हो जाते हैं, तो मैक्सिमम 200 हो जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अगर 200 के ऊपर चला जाता है तो उसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट उसको कराना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर 200 तक उसको अपने आप को रखना ही पड़ेगा और ना ही 2 से कम हो सकते हैं, ना ही 200 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंटर-स्टेट सप्लाइज ऑफ गुड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्लीकेबल अंडर जीएसटी? वस्तु के अंतर्जातीय आपूर्ति के मामले में निम्नलिखित में से कौन-सा जीएसटी के तहत लागू होगा? जीएसटी से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि जीएसटी में थोड़ा-सा चेंजेस हुआ है, रिफॉर्म हुआ है। इस वजह से हो सकता है कि जीएसटी से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बने। तो जीएसटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अंतरजातीय यानी कि इंटर स्टेट क्या है? 2 स्टेट के बीच में अगर जो है किसी तरह गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पर कौन-सा जीएसटी लगता है? तो वहाँ पर आईजीएसटी लगता है, जो इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स होता है, वो लगता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following items from a balance sheet would be considered as relatively more liquid as compared to others? तुलन पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक बेनकद मानी जाएगी? बेनकद का मतलब ये होता है कि गैर रोकड़ की बात हो रही है, नॉन कैश जो है वो कम होगी, वो पूछ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी, करंट अकाउंट, बैलेंस, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स या फिर बिल्स रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर बाकी ये तीनों ही आप देख रहे हैं कि क्या दे रखे हैं, करंट एसेट दे रखे हैं। सिर्फ यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी क्या है, वो फिक्स्ड है और फिक्स जो होती है उस वो आपकी उसमें टाइम लगता है। जैसे प्लांट है कोई या मशीनरी है कोई, उसको आप सेल करेंगे, उसमें आपको टाइम लगेगा कि वो कैश में चेंज होगी। बाकी ये तीनों चीज़ें बिल्स रिसीवेबल वो तो सबसे आसान है, या फिर जो करंट अकाउंट है, बैलेंस है, वो तो है ही कैश में ही, तो वो सब आसान हो जाता है। जो ए वाला पॉइंट जो है, यही आपको कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per Companies Act 2013, read with amendments thereto, within how many days from the date of annual general meeting of the company, financial statement of the company shall be filed with the registrar. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित कंपनी की वार्षिक आम बैठक की तारीख से कितने दिन के भीतर कंपनी की वित्तीय विवरण रजिस्ट्रार के साथ दर्ज किया जाना चाहिए? यहाँ पर कह रहा है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसको कितनी क्या डेट रहती है जब कंपनी की एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें जो उसके वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल जो उसके रिकॉर्ड्स होते हैं वो रखे जाते हैं। उन रिकॉर्ड्स को कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास दिखा देना चाहिए या फिर रजिस्टर्ड कराना चाहिए? 21, 30, 15, 45, तो वो 30 डेज हो जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाना है, बहुत कम टाइम में बस आपको आंसर डायरेक्टली पता होना चाहिए, आप टिक लगा सकते हैं, बहुत आसान है। अगर कंपनी लॉ आपको नहीं आ रही है, आपने नहीं पढ़ी है, तो कंपनी लॉ पर लेक्चर्स की वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई हुई हैं, आप वो वीडियोज़ देख लीजिएगा, तो आपकी कंपनी लॉ अच्छे से तैयार हो जाएगी और उसमें टॉपिक वाइज़ दे रखा है, तो जो टॉपिक आपको पढ़ना हो, क्योंकि वो बीकॉम में के लेक्चर्स हैं, अगर आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, आपका वीक हो, आप उस टॉपिक को ही खोल करके उसको पढ़ लीजिए, तो वहाँ पर आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप चाहें जैसे डायरेक्टर्स वाला है या शेयर्स वाला है चैप्टर, उसको पढ़ लीजिए और उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उन लेक्चर्स की वीडियो को चाहें अगर आप तो देख सकते हैं। तो उससे आपका ये कंपनी लॉ वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ टू डिफाइन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उस कॉन्सेप्ट को कौन डिफाइन अच्छे से कर रहा है? तो यहाँ पर ये आपकी क्या दे रखी है, अकाउंटिंग इक्वेशन दे रखी है और ये क्वेश्चन इतना ऐसा क्वेश्चन है जो इजी बहुत है लेकिन हर पेपर में रिपीट जरूर होता है। ये आपका एमआरएस में भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपका जो ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था यूपी में, उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट हो जाएगा, लायबिलिटीज प्लस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट है, लायबिलिटीज माइनस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं, एक साइड लायबिलिटीज होती हैं, एक साइड एसेट होती है। एसेट भी कई टाइप की रहती हैं आपकी, जैसे कि इंटेंगिबल होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, करंट होती हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स भी आ जाते हैं उसके अंदर, जो फिक्टिशियस एसेट कही जाती हैं। साथ में लायबिलिटी साइड में आपकी क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाती है, रिजर्व सरप्लस होता है, करंट लायबिलिटीज होती हैं, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट लायबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सी मौजूदा यानी कि कहने का मतलब है कि वर्तमान दायित्व कौन सा है इसमें से। सन्ड्री डेटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इन्वेंट्री है। यहाँ पर लायबिलिटी की बात की जा रही थी। जो डेटर्स हैं ये एसेट हैं आपकी, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, एसेट होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता तो वो करंट लायबिलिटी होता, प्रीपेड होंगे तो वहां पर वो एसेट बन जाते हैं। इन्वेंट्री ये भी किस में जाती है, स्टॉक कहिए या इन्वेंट्री कहिए, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, करंट एसेट है। लायबिलिटी यहाँ पर सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर वैल्यू ऑफ शेयर इज ऑल्सो नोन एज, शेयर के सममूल्य को इस रूप में भी जाना जाता है। रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, बुक वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं उनको तीन तरह से इशू किया जा सकता है। एक आपके हो जाते हैं ये एट पर, यानी कि सममूल्य कह लीजिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उसका अंकित मूल्य होता है। और दूसरा जो हो जाएगा वो आपके प्रीमियम पे होते हैं, प्रीमियम पे इशू किए जा सकते हैं। और थर्ड जो हो जाता है वो डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। अब डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते क्योंकि जो है कंपनी एक्ट में अब इसको बैन कर दिया गया है, तो यहाँ पर आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। उसके भी कुछ अपवाद हैं, एग्जाम्पशंस हैं, जैसे स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स होते हैं तो उनको किया जा सकता है, सभी शेयर्स को नहीं किया जा सकता। प्रीमियम पे इशू आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सम मूल्य पर है कौन सा हो जाएगा, तो वो आपके फेस वैल्यू ऑफ शेयर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, एकल प्रवेश प्रणाली के तहत तैयार संपत्तियों और देनदारियों के विवरण को आप क्या कह सकते हैं। बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें जो प्रिपेयर किया जाता है एसेट और जो लायबिलिटीज होती है उसका स्टेटमेंट, वो क्या होगा या उसको आप क्या कहते हैं, तो उसको सिंपल सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है, कार्यकलाप का विवरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जहाँ पर सिंपली क्या होती है, एसेट और लायबिलिटीज दे रखी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन अकाउंटिंग रूल डेबिट सिग्निफाई, एक लेखा नियम के रूप में डेबिट दर्शाता है इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी अकाउंट, इंक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट अकाउंट। तो एज एन अकाउंटिंग रूल डेबिट सिग्निफाई यानी कि अकाउंटिंग रूल्स जो होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, तो उसमें डेबिट जो हो रहा है वो क्या आपको दिखाता है, किस बारे में हमको बताता है। तो डेबिट जो होगा यहाँ पर जब आपके एसेट अकाउंट में जो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको दिखाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। ये आपके रूल्स होते हैं, उसमें डेबिट में कौन कौन सी चीजें दिखाई जाएंगी, तो अगर आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है तो दिखाई जाएगी, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो दिखाई जाएगी, इस तरह से आपका होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी। और उसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो दोनों को ही ध्यान में रखिएगा। बेसिकली बहुत बेसिक से रूल्स हैं, आपने पढ़े होंगे। हाँ, इंटर में 12th में ही अगर आपके पास रही होगी कॉमर्स तो आपने वहीं पर पढ़े होंगे, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते के लिए स्वर्ण नियम क्या है। आपको पता ही है जो गोल्डन रूल्स होते हैं, जो थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, उन तीनों टाइप्स के अकाउंट के लिए होते हैं। तो डेबिट यहाँ पर से पूछ रहा है कि पर्सनल अकाउंट का आपको बताना है। डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पर्सनल अकाउंट जो बनता है उसमें जो रूल होगा आपका, डेबिट द रिसीवर यानी कि जो प्राप्त हो रहा है उसको आप डेबिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर जो देने वाला है उसको आप क्रेडिट करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। और अगर हम बात करें इसी तरह रियल अकाउंट की, जो आपका सेकंड अकाउंट है रियल अकाउंट, तो जो भी एसेट आ रही होती है वो क्या होगी, वो आपकी डेबिट होती है, और जो भी एसेट आप दे रहे होते हैं वो क्रेडिट हो जाती है। उसी तरह नॉमिनल की अगर हम बात करें, जो थर्ड अकाउंट होता है, तो उसमें क्या रहेगा कि जो भी एक्सपेंसेस आपने किए होते हैं या जो भी आपके लॉसेस होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं, और जो भी आपकी प्रॉफिट होता है या इनकम होती है वो क्रेडिट हो जाती है। बहुत बेसिक से रूल है, इनको जोर से ध्यान में रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर बनते हैं, और ये क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा सकता है, गोल्डन रूल्स आपके डिस्क्रिप्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, तो पहले उसके बारे में लिखिए कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा कि कौन कौन से होते हैं। फिर एक सिंपल सा इस तरह से बनता है टाइप्स ऑफ अकाउंट करके आप बनाइए एक चार्ट टाइप का,
यहाँ पर 3 तरह से उसको दिखाइएगा। लिखने का आपको सिर्फ मैं एक तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर पर्सनल वाला दिखा दीजिए, यहाँ पर आप रियल दिखाइए और यहाँ पर नॉमिनल। उसके बाद उसके क्या रूल्स होते हैं उसको स्टार लगा करके आप दिखा सकते हैं। तो उससे आपकी कॉपी अच्छी लगेगी और एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपको अच्छे से चीज़ें आती हैं, आप उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो वहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो लिखना भी एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है, आप जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स भी मिलेंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव में भी आपको नंबर अच्छे लाने हैं। तो इसके लिए लिखने का क्या पैटर्न होता है उसको भी ज़रूर से आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी इज ₹80,000 and he make a life insurance premium for ₹90,000. What will be the net taxable income? एक व्यक्तिगत निर्धारित की कुल सकल आय 80,000 है और उसने 90,000 का जीवन बीमा कराया है, तो उसकी शुद्ध कर योग्य आय क्या होगी? 50,000, 80,000, 90,000 नेट। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि उसकी सकल आय ग्रॉस टोटल इनकम है। टैक्स जब भी लगता है तो आपकी टोटल इनकम पर लगता है, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम पर लगता है। और ग्रॉस टोटल इनकम में से इसको हम लोग शॉर्ट में जीटीआई भी लिख देते हैं। इसमें से हम क्या लेस करते हैं, तो इसमें से आपकी एटीसी से एटीयू तक की जितनी भी डिडक्शंस होती हैं उन सबको हम लेस करते हैं यहाँ पर, तब हमारी निकल करके आती है टोटल इनकम। तो जो टैक्स लगता है आपका इसी टोटल इनकम पे लगता है। और ये जो 90,000 का जो इंश्योरेंस दे रखा है एलआईसी का, ये क्या है, ये आपका एटीसी में जाता है। तो एटीसी में इसको हम क्या करते हैं, लेस करेंगे। तो यहाँ पर 80,000 ही है और 90,000 का आपने इंश्योरेंस ले लिया, तो वहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम कुछ भी नहीं आएगी, नील आ जाएगी। एक आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी है। लेकिन इसमें भी एक लिमिट है, ये नहीं कि आपने 3 लाख 4 लाख तक ले लिया तो आपको पूरे का ही एग्जम्पशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक लिमिट होती है। अब वो लिमिट क्या होती है एटीसी की, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या लिमिट रहती है एटीसी की, कि उस लिमिट तक ही आपको डिडक्शन वहाँ पर मिलेगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, As per Companies Act 2013, read with amendment thereto which company is required to constitute CSR committee. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित किस कंपनी को सीएसआर समिति का गठन करने की आवश्यकता है? अब यहाँ पर ये जो सीएसआर की बात की जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। होता क्या है सीएसआर, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर सीएसआर आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपनीज को इसके लिए एक अलग से अमाउंट भी रखना पड़ता है। अमाउंट क्या होता है और कितना होना चाहिए, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि क्या कहा है, कि कौन सी कंपनी किस अमाउंट तक क्या कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग उसको रखना पड़ेगा। तो कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹100 करोड़ और मोर, कंपनी के पास 100 करोड़ या रुपए या उससे अधिक या शुद्ध मूल्य हो। कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ और मोर, या फिर कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। तो यहाँ पर कंपनी जो होती है अगर उसके पास 500 करोड़ या उससे अधिक या शुद्ध मूल्य होता है तो उसको सीएसआर समिति जो होती है वो गठित करनी पड़ती है। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। यहाँ पर दे रखा है कि एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एज अमेंडमेंट एवरी कंपनी मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। कमेटी सेक्शन 135, यहाँ पर कौन सा सेक्शन लगती है, यहाँ पर सेक्शन लगती है आपकी 135 की। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये 3 जो चीजें दे रखी हैं आपकी, ये क्राइटेरिया आपका दे रखा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अ नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, अब ये वाला आपको क्वेश्चन में दे रखा था। इसके अलावा है अ टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, यानी कि नेट वर्थ या तो उसकी 500 करोड़ या उससे अधिक हो, उसका टर्नओवर जो आवर्त है वो 1000 करोड़ या उससे अधिक हो, या फिर अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़, या फिर जो उसका शुद्ध लाभ है, जो उसका नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या उससे अधिक हो उसी फाइनेंशियल ईयर में जिसकी बात की जा रही है कि उसमें कमेटी को गठित किया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स आपके हैं, 3 क्राइटेरिया दे रखा है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और कितने परसेंट अब होगा, अब ये क्वेश्चन आता है, तो उसका जो नेट प्रॉफिट है उसका 2%, उसका 2% जो होगा उसको अलग से इसको निकाल करके रखना होगा सीएसआर के लिए, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसको ध्यान में रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी रेट ऑन गुड्स विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, वस्तु पर जीएसटी दर की गणना किस आधार पर की जाएगी।
यहाँ पर पूछ रहा है कि जीएसटी रेट जो है वो किस बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा, एसएससी कोड सिस्टम या फिर आईएनएस कोड सिस्टम, एससीए कोड सिस्टम या फिर एचएसएन कोड सिस्टम। यानी कि जीएसटी जो लगाया जाता है वो गुड्स पर वो किस बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी उसका रेट जो होता है वो किस बेस पर लगाया जाता है। तो ये आपका हो जाता है एचएसएन कोड सिस्टम। अब एचएसएन है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन है पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, the goods and services tax rate for goods is determined based on the harmonized system of nomenclature code system. Each HSN code corresponds to specific category of goods and the GST rate is applied accordingly. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या आपका जो था कि किस रेट पे लगता है, HSN पे लगता है। फुल फॉर्म यहाँ पर ये दे रखी है, इसको नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म भी। इसके बेसिस पे लगाया जाता है और प्रत्येक एचएसएन कोड वस्तुओं की एक विशेष श्रेणी से मेल खाता है, यानी कि अलग-अलग कैटेगरी वाइज उसको दे रखा होता है, उसी के बेस पर उस पर टैक्स लगाया जाता है या दर उसकी निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी व्यय का एक उदाहरण है? डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, पुनर्विक्रय के लिए खरीदे गए सामानों की लागत, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए ऋण पर ब्याज, एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन इंक्रीज लाइफ ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट, व्यय के परिणामस्वरूप मौजूदा संपत्तियों का बढ़ा हुआ जीवन काल। तो क्वेश्चन कह रहा है का, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इसमें से कौन एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? तो दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उन एसेट पे किया जाता है जो आपकी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती हैं और वो बार बार होने की नेचर की नहीं होती हैं, नॉन रिक्वायरिंग नेचर की होती हैं। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो आपके बिजनेस में जो डेली के एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं या फिर एक वर्ष से कम के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब आपके रेवेन्यू में जाते हैं, या बिजनेस को चलाने के लिए या अर्निंग को बढ़ाने के लिए ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब कैपिटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिप्रिसिएशन लग रहा है, ये जो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, रीसेल के लिए परचेज आप कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल कैपिटल में नहीं है, वो तो 100% आपका इसमें जाएगा, वो चला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। मीन्स आपने जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज किया, उस पर आपने वर्क किया, उसके बाद वो फिनिश गुड्स बना, आपने उसको सेल कर दिया, तो रीसेल के लिए आपने उसको खरीदा था, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं वो भी नहीं है। एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग द जो आप जो संपत्ति है अभी आपके पास उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए अगर आप कोई एक्सपेंस करते हैं वो जाता है किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो लिस्ट से रिलेटेड दे रखा है। ये आपका जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा उसमें हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसके आगे में हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहां पर सॉल्व करेंगे और इसकी पीडीएफ मैं आप लोग को बाद में जो सेकंड पार्ट आ जाएगा उसके बाद में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको बार बार सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड पार्ट जब आ जाएगा उसके बाद इसकी पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके कितने क्वेश्चन इसमें करेक्ट हुए हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।